हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात करें तो अगेन बाजार में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, लाल रंग छोटा सा 30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। पर यस, एक कंपनी की चर्चा आज के दिन बाजार में बहुत चली एंड उसके पीछे का कारण क्या है? इधर ज़बरदस्त तेज़ी के चलते कोई तो चर्चा चलती है या फिर ज़बरदस्त गिरावट के चलते चर्चा चलती है। तो यस दोस्तों, एक कंपनी में ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई। और गिरावट मतलब ऐसा ही गिरावट नहीं है, यस, बहुत बड़ा एलिगेशन भी हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब आरोप लगते हुए देखने को मिल रहा है। और वो किस चीज़ का है? स्कैम का, फ्रॉड का। एंड इसी चीज़ के चलते इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इन्वेस्टिगेशन किसी भी कंपनी के ऊपर अगर लग गया, सो वी ऑल नो दैट अनसर्टेनिटी आ जाती है एंड मार्केट को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। सो न्यूज़ की अगर हम लोग बात कर ले तो न्यूज़ आप देख सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट पहले यहाँ तक चीज़ें ठीक थी, देन सडनली न्यूज़ आ गई और उसके बाद जो स्टॉक यहाँ पे गिरा, उसके बाद हर कोई उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहा था। यस, मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ? BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। आप सभी लोगों को पता ही है, ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। 10 से 11% तक हमें स्टॉक यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एग्जैक्टली कंपनी काम क्या करती है, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर क्या आरोप यहाँ पे लगे हुए हैं, प्लस कंपनी ने भी अपने साइड से क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। सो कंपनी के ऊपर आरोप क्या लगे हैं, ये जानने से पहले कंपनी काम क्या करती है ये आपको पता होना चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि BLS इंटरनेशनल ये जो कंपनी है, इसका जो काम है आप देख सकते हो, इज द बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर इन वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग। ठीक है। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जैसे कि मान लो अभी कोई एक व्यक्ति अगर सूरत में रहता है, ठीक है, मतलब भारत में रहता है, सूरत में रहता है, एंड अगर उसको यहाँ पे जाना है विदेश, सो हम सभी लोगों को पता है हमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? एक होती है पासपोर्ट। अब पासपोर्ट तो भाई हम हमारे देश में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? यस, वीज़ा। वीज़ा चाहिए भाई। उस पर्टिकुलर देश में अगर आपको जाना है तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है एंड वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लगती है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर कंट्री में आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कौन डिसाइड करता है? उस देश का दूतावास, जिसको हम एम्बेसी कहते हैं या फिर आप कंसुलेट भी यहाँ पे कह सकते हो। वो डिसाइड करेगा भाई कि आप उस पर्टिकुलर देश में एंटर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, मतलब आपका वीज़ा एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा, वो डिसाइड करेगा। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर एक पर्टिकुलर देश में आपको जाना है और मान लो इंडिया से उस देश में अगर किसी को जाना है, जैसे कि स्पेन समझ लो, ठीक है, तो इंडिया से तो भाई हमारा तो पॉपुलेशन कितना बड़ा है, अगर दिन के 1000 10,000 अगर एप्लीकेशंस आने लग गए तो भाई वो तो पूरा मतलब पागल ही हो जाएंगे। सो इसीलिए दोस्तों बीच में एक कंपनी रहती है, वो यहाँ पे क्या करती है, जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सारी चीज़ें जो वीज़ा के लिए यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सब कुछ आपके बायोमेट्रिक से लेके सारी चीज़ें, वो कंपनी क्या करती है, वो चीज़ें आपके कागजात सब कुछ रेडी करती है और वो फाइल बनाती है और वो अंतिम फाइल वो जाएगी उस पर्टिकुलर देश में आपको जाना है, उससे रिलेटेड जो एम्बेसी रहता है उसके डेस्क पे। ठीक है, तो ये जो सारा काम रहता है, ये जो बीच का, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, यस, वही काम कौन सी कंपनी करती है? ये BLS इंटरनेशनल, ये कंपनी वो काम करती है, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग से रिलेटेड। एंड ग्लोबल लेवल पे ये कंपनी का काम हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये कंपनी ब्रीच का काम करती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो हम लोगों को बीच जो भी चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है, उसके बीच में जो भी रिक्वायर चीज़ें रहती है उससे रिलेटेड ये जोड़ने का कंपनी काम यहाँ पे करती है। तो चलिए, बेसिक आपको समझ में आ गया कि कंपनी का काम क्या है। अब आ जाते हैं दोस्तों न्यूज़ के ऊपर। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि जैसे मैंने कहा कि स्पेन की अगर बात कर ले, ठीक है, खबर स्पेन से आते हुए देखने को मिली। स्पेन का जो नेशनल कोर्ट है, सो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का दोस्तों ऑर्डर दे दिया। अब आप बोल दिए स्पेन के कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, किस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों ये जो वीज़ा, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अलग अलग देने पड़ते हैं ना, तो यहाँ पे एक रैकेट चल रहा है, मतलब ये आरोप है, ठीक है, और अभी तक कोई दोषी प्रूव नहीं हुआ है, ये आरोप है, एलिगेशन है। तो इसी चीज़ के चलते मतलब कोर्ट तक क्या बातें पहुंच गई कि एक रैकेट चल रहा है। और ये रैकेट क्या है कि कैश फॉर वीज़ा, मतलब आपको वीज़ा चाहिए ना, तो आपको हम क्या करेंगे, मतलब आप हमें पैसे दे दो, आपको मिल जाएगा, आपको ये बाकी के डॉक्यूमेंट्स छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई फॉल्ट होगा,
कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा ना। तो इसीलिए ये रैकेट चला रहे थे कि आप पैसे दे दो, हम आपका काम यहाँ पे करवा देंगे। सो कौन से वीज़ा की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे शेंजन वीज़ा की अगर हम बात कर ले, ठीक है, जो लोग यूरोप गए होंगे उनको यहाँ पे पता होगा, जो नहीं गए हैं कोई बात नहीं, भविष्य में आप कभी चाहो तो जा सकते हो। तो ये वीज़ा रहता है दोस्तों शेंजन वीज़ा। अब ये वीज़ा क्या रहता है कि अगर आपको यूरोप में जाना है, ठीक है, तो एक बार आपने ये वीज़ा निकाल लिया ना, ठीक है, तो आपको यूरोप के 29 जो देश है, ठीक है, उसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी देश में जाना है तो आपको वीज़ा चाहिए। आप हर एक देश में अगर आप जाओगे तो हर बार आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। तो यस, ये जो यूरोप से रिलेटेड ये जो शेंजन वीज़ा रहता है, एक बार आपको इसकी परमिशन मिल गई, 29 देश के लिए जो बॉर्डर है वो आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सो ये जो वीज़ा था दोस्तों, ये पाने के लिए बहुत सारे, जैसे अभी मैंने कहा कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। एंड अगर आपके पास कोई अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, रिजेक्ट होगा। तो इसीलिए ये लोग रैकेट चला रहे थे कि आपको अगर ये नहीं मिल रहा है ना, आप हमें पैसे दे दो, हम उसके बदले आपको ये शेंजन वीज़ा पास करवा के दे देंगे। और इस चीज़ के लिए आप देख सकते हो दोस्तों 25,000 यूरो ये स्कीम चलाई जा रही थी। आप देख सकते हैं शेंजन वीज़ा रैकेट, मतलब इंडियन रुपये में अगर देखा गया तो कितना होता है, मतलब 27-28 लाख होगा रफली। मैंने जस्ट ऊपर से बोल रहा हूँ, आप चेक कर लो। इनफैक्ट हाँ, उतना ही हो सकता है। ये अमाउंट अगर आप पे कर दोगे तो आपका वीज़ा ये लग जाएगा। तो ये जो चीज़ थी दोस्तों, ये सारी चीज़ें कोर्ट तक जाती हुई देखने को मिली। एंड इसीलिए कोर्ट, जो स्पेन का जो कोर्ट है, उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया भाई, कि भाई निकालो, कि सभी लोगों को बाहर निकालो कि कौन इसके पीछे है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, जैसी ये खबर निकल कर आई, BLS इंटरनेशनल का शेयर हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। अब क्या BLS इंटरनेशनल इसमें इन्वॉल्व है? ऐसा नहीं है, अब ये इन्वेस्टिगेशन मोड में जाते हुए देखने को मिल चुका है। बट BLS इंटरनेशनल का काम इसी में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसके बीच में जो ब्रिज का काम रहता है, ये कंपनी यहाँ पे करती है। तो इसलिए आप अब कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे, आप इजीली आप समझ पाओगे कि क्यों BLS इंटरनेशनल का शेयर 14% तक गिरा था। क्यों? क्योंकि ये खबर आ गई कि आरोप लग गए कि वीज़ा फ्रॉड केस में इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आरोप है भाई, एलिगेशन। ठीक है, हालांकि कंपनी ने भी अपने साइड से क्लैरिफिकेशन दिया। कंपनी ने बोल दिया भाई, उन्होंने पहले तो रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है और हमारा काम कोई वीज़ा अप्रूव करने का नहीं है, हम बस प्रोसेसिंग का ही काम यहाँ पे करते हैं, इंटरमीडियरी का हमारा काम है, तो हमारे कोई एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व यहाँ पे है नहीं। सो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया, बट क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद भी हम यहाँ पे देख सकते हैं इतना कुछ खास हम लोग को इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर नहीं देखने को मिला। कि चलो भाई, कंपनी ने बोल दिया कि शार्प रिकवरी आ जाए, तो रिकवरी अभी तक तो हम लोग को आज के दिन देखने को नहीं मिली थी। सो अब आगे क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे इंतजार करेंगे भाई, इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो सामने निकल कर आएगी कि ये जो रैकेट जो चला रहे थे उसमें कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड उसके बाद ही हम लोग को सारा पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको प्रॉपर तरीके से पूरा एग्जैक्टली क्या यहाँ पे खेल चल रहा था वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी। ठीक है, तो वीडियो क्लोज करने से पहले चलो एक बार कंपनी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट की बात कर ले BLS इंटरनेशनल, तो रिजर्व्स आप देख सकते हो, पहले 1600 करोड़ के आसपास के रिजर्व थे, अब 2400 करोड़ के रिजर्व है। ठीक है, कर्जे की अगर बात करें 179 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग 50 करोड़ के आसपास का शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड कैश इक्विवेलेंट 1100 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर आ रहा है। एक मिड साइज की कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है आप कह सकते हो। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे? अभी क्वार्टर 1 की अगर बात करें 711 करोड़ की कमाई, 815 करोड़ की कमाई, क्वार्टरली ईयरली कमाई हमें बढ़ते हुए देखने को मिली, 891 करोड़ तक यहाँ पे चली गई। एंड प्रॉफिट 181 करोड़ का 200 क्रॉस कर गया, 187 करोड़ का प्रॉफिट 200 क्रॉस कर गया। मतलब क्वार्टरली ईयरली अगर बात कर ले तो कंपनी का प्रॉफिट, अर्निंग्स, EPS सब कुछ हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो प्रमोटर आप देख सकते हो 70% ज़्यादा प्रमोटर के पास है। FIS की बात करें तो 4-4.25%, DIS की बात करें तो 3% एंड बाकी पब्लिक के पास ही हमें ज़्यादा स्टेक नज़र यहाँ पे आ रहा है। रही आखिरी बात कि प्रमोटर का जो स्टेक है उसमें से कितना गिरवी है, तो चलिए कोई भी स्टेक हमें गिरवी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल BLS इंटरनेशनल से रिलेटेड जितना भी जो खबर था, ठीक है, कंपनी क्या काम यहाँ पे करती है, क्या एलिगेशंस लगे, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आरोप लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आरोप सिद्ध हुए होंगे उनके ऊपर या नहीं होंगे, उस हिसाब से आगे की रणनीति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। हाँ, बट इसमें खराब बात क्या रहती है, जैसे मैंने आपको कहा, अनसर्टेनिटी रहती है। अब कोई बता नहीं पाएगा भाई
कि वो इन्वॉल्व है, उनके लोग नहीं है। ठीक है, ये अल्टीमेटली जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि फिर क्या हो जाता है, यस वो कंपनी अनसर्टेनिटी में यहाँ पे चली जाती है। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या होगा नोबडी नोज ना। तो इसी चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता ही है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए हमें खराब ही खबर देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को यहाँ पे मिली होगी। जरूर चाहो तो लाइक एंड शेयर वीडियो को कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।